नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर है। एआरटीओ संतोष पाल के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू के छापे का मामला है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ईओडब्ल्यू की सर्च कार्रवाई पूरी हो गई है। सोने चांदी के जेवरात, मकान, जमीन, कृषि भूमि समेत फार्म हाउस और अन्य निवेश संबंधी दस्तावेज मिले हैं। ईओडब्ल्यू ने बरामद किए हैं दस्तावेज। 3650 दिन की नौकरी में 650% से अधिक संपत्ति संतोष पाल ने जुटाई। प्राथमिक जांच में उजागर हुई है अनुपातहीन संपत्ति। अभी भी ईओडब्ल्यू की टीम एआरटीओ के कब्जे से मिली संपत्ति के आकलन में जुटी हुई है। करोड़ों की संपत्ति जुटाने का अनुमान है। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा ईओडब्ल्यू ने दर्ज कर दिया। एआरटीओ संतोष पाल के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू के छापे का मामला। सर्च कार्रवाई पूरी हो चुकी है। सोने चांदी के जेवरात, मकान, जमीन, कृषि भूमि समेत फार्म हाउस और अन्य निवेशी संबंधी दस्तावेज ईओडब्ल्यू ने बरामद किए। 3650 दिन की नौकरी में 650% से अधिक संपत्ति संतोष पाल ने जुटाई है। प्राथमिक जांच में अनुपातहीन संपत्ति उजागर हुई। अभी भी ईओडब्ल्यू की टीम एआरटीओ के कब्जे से मिली संपत्ति के आकलन में जुटी हुई है। करोड़ों की संपत्ति जुटाने का अनुमान है। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा ईओडब्ल्यू ने दर्ज कर लिया है। तो आलीशान मकान मिला था संतोष पाल के यहां, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस आलीशान मकान में एक होम थिएटर, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये वो तस्वीरें हैं जब संतोष पाल को सूचना मिल गई थी कि छापा पड़ने वाला है। इससे उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति या कुछ सामान को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था। और मकान पीपी कॉलोनी में भी मिला है। मकान शंकर शाहबाद में मिला है, जिसका एरिया है 1150 वर्ग फीट। 2 मकान शताब्दीपुरम में मिले हैं, जो कि 10,000 वर्ग फीट के हैं। तो कई मकान पाए गए हैं। मकान कस्तूरबा गांधी वार्ड में भी मिला है संतोष पाल का, जिसका एरिया है 750 वर्ग फीट। भ्रष्टाचार को राजनीतिक संरक्षण, सवाल यह भी उठता है। 4 साल से ज्यादा समय से तैनात जबलपुर में एआरटीओ के खिलाफ कई शिकायतें हुई, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर की बातें भी सामने आई थी, लेकिन ट्रांसफर रोक दिया गया। ट्रांसफर पर स्टे लगा दिया गया। ट्रांसफर ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। कैश की बात करें तो 16 लाख रुपए कैश मिले हैं और लाखों के जेवरात, सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। कई मकान मिले हैं जहां पर वो रहते थे। आलीशान मकान की कीमत 4 करोड़ रुपए आकी गई। तो चलिए, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है कार्रवाई को लेकर वो हम जानेंगे। सीधे संस्कारधानी जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है? अभी कल से जो जांच चल रही थी, वो जांच अभी भी जारी? देखिए सुमित, सर्च की जो कार्रवाई है वो पूर्ण कर ली गई है और फिलहाल वैल्यूएशन जो सबसे बड़ा काम होता है, और इस कार्रवाई में तो बेशक कहीं ना कहीं पेचीदा काम है, जो कि अकूट संपत्ति जो है वो यहाँ पर उजागर हुई है। तो ईडब्ल्यू की तमाम जितनी भी टीमें हैं वो फिलहाल वैल्यूएशन के काम में लगी हुई है। सोने चांदी के जेवरात, जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर आखिर वो कब खरीदी गई थी, उस समय आखिर इनकी आमदनी कितनी थी, क्या स्रोत थे उस संपत्ति को खरीदने के, और वर्तमान में इसकी कीमत आखिर कितनी है, ये तमाम बारीक जो बिंदु हैं, उन तमाम मसलों को लेकर के फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम वैल्यूएशन के काम में जुटी हुई है। चूंकि परसों देर रात को छापा पड़ा था, जैसे ही सामान शिफ्टिंग की जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं छापे की भनक एआरटी महोदय को मिल गई है, इसके बाद से लगातार वो अपने घर से सामान, जरूरी दस्तावेज और कैश, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, वो शिफ्ट कर रहे थे। तस्वीरें में सामने आ गई थी कि कैसे एक मालवाहक के जरिए उसे शिफ्ट किया जा रहा था। तो इन तमाम तस्वीरों के बाद अब सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर क्या वजह थी
जो इतनी देरी हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईओडब्ल्यू की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें विगत 2 महीने से मामला लंबित था और 11 अगस्त 2022 को ईओडब्ल्यू को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी थी। इस बीच अतिरिक्त समय 11 अगस्त के बाद जो सुनवाई हुई थी उसमें मांगा गया ईओडब्ल्यू द्वारा। इस बीच कहीं ना कहीं जानकारी लीक हुई और जो प्रभारी आरटीओ महोदय हैं संतोष पाल, उनके द्वारा तत्काल रूप से आनंद फानंद में तमाम संपत्तियों को जो है इधर उधर छुपा दिया गया, ऐसा अंदेशा है। बहरहाल जो भी हो, इस बात में, इस मामले को लेकर के जो जांच टीमें लगी हुई हैं वो पूरी तफ्तीश में जुटेंगी। ये तमाम बातें जो है वो सूत्रों के मुताबिक हमको मिली हैं। फिलहाल सर्च के बाद जो वैल्यूएशन का काम है वो बेहद मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है और संभवतः 4-5 या संभवतः 6 बजे तक जो है वैल्यूएशन का पूरा आंकड़ा सामने आ जाएगा। ये तो स्पष्ट है कि आंकड़ा करोड़ों का है, क्योंकि जो विशेष अदालत में परिवाद दायर किया गया था उसके माध्यम से 18 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने के आरोप जो है वो लगे थे। पूरे साक्ष्य जो है वो भी पेश किए गए थे याचिका इस परिवाद के माध्यम से और उसके बाद ही ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को निर्देश दिए थे कि वो जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट जो है वो 1 सप्ताह के भीतर पेश करे। उसकी मियाद 11 अगस्त को खत्म हो रही थी। उसकी उस सुनवाई में ईओडब्ल्यू ने अतिरिक्त समय मांग लिया और उसके बाद आनंद फानंद में अब जाकर के उसे कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि मियाद कल जो है वो खत्म हो रही है, जो समय दिया गया था विशेष न्यायालय द्वारा। इस बीच ईओडब्ल्यू ने यहाँ पर कार्रवाई कर ली है। बेशक जो आंकड़ा सामने आएगा वो बेहद दिलचस्प होना चाहिए और सभी की नजरें भी उस पर टिकी हुई है कि आखिर कितना वैल्यूएशन ईओडब्ल्यू की टीम करती है जो अब तक संपत्ति मिली है। प्राथमिक जांच करते हुए ही, तफ्तीश करते हुए जो वैल्यूएशन ईओडब्ल्यू ने किया था वो आय से अनुपातहीन संपत्ति का 650% था। तकरीबन 10 साल हो गए इन्हें एआरटीओ के पद पर कार्यरत रहते हुए, जबकि उसके पहले से जो उनकी पत्नी है वो लिपिक के पद पर जो है कार्यरत रही हैं। तो बेशक जो वैल्यूएशन ईओडब्ल्यू की टीम ने किया है मूल वेतन का जो प्राप्त होता था उसके आकलन के मुताबिक 650% अधिक संपत्ति फिलहाल अकूट संपत्ति मिली है यहाँ पे ईओडब्ल्यू को। तो बेशक क्या ये दायरा और कितना बढ़ पा रहा है और कितनी जो संपत्ति है वो अर्जित इनके द्वारा की गई है, इसका वैल्यूएशन का इंतजार फिलहाल है। सुमित। प्रतीक, कल हमने वीडियो दिखाया जिसमें एक मालवाहक वाहन से कुछ सामान संतोष पाल का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वो वीडियो हम आज भी दिखा रहे हैं दर्शकों को और जानकारी ऐसी है कि पहले से ही भनक छापे की लग गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो संपत्ति उजागर हुई है क्या उतनी ही संपत्ति है या फिर छापे की भनक लगते ही संतोष पाल ने कुछ जो राज थे अकूत संपत्ति के वो छुपा दिए, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं सुमित कि आखिर घर के बाहर से ये सामान जो है वो लदना शुरू हो चुका था। आखिर इसमें क्या क्या था? ये तो खैर वो सामान है जो एक बड़ा है, जो सोफा है, जो कुशन सा दिख रहा है, और वो कौन से दस्तावेज होंगे जिन्हें खुर्द-बुर्द कर दिया गया होगा अब तक। संभवतः वो संपत्ति के ही होंगे, संभवतः वो कैश भी हो सकता है। अब आकलन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तस्वीरों ने कहीं ना कहीं बयां कर दिया कि बहुत बड़ी गड़बड़ी पहले ही हो चुकी है छापे के पहले। तो संभवतः ये आकलन भी है कि क्या ये संपत्ति सिर्फ आधी है जो उजागर हुई है, या एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो उनके द्वारा खड़ा किया गया है उससे पर्दाफाश होना अभी भी बाकी है। ये तमाम सवाल जो हैं वो अब उठ रहे हैं। बेशक 11 अगस्त को जब ईओडब्ल्यू ने अतिरिक्त समय मांग लिया तो संभवतः ये आकलन पूरा था कि ये खबर लीक हो सकती है, और हुआ भी वैसा ही कुछ। चूंकि ईओडब्ल्यू ने अगर समय मांगा है, क्योंकि उस समय तक तो प्राथमिकी यानी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी, ना कोई कार्रवाई हुई थी। इस बीच संभवतः यही आकलन किया जा रहा है कि इस बात की भनक पाते हुए एआरटीओ ने अपनी तमाम संपत्तियों को जो दबी हुई हैं, जो 2 नंबर की हैं, उसे संभवतः खुर्द-बुर्द कर दिया गया होगा। बहरहाल ये जांच का विषय है। अब जो संभवतः जांच टीम है वो इस मसले पर जांच करेंगी, लेकिन जो भी हो तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। और आखिर इतनी देरी क्यों लगा दी गई? जब दिख रहा था कि इतना आलीशान बंगला बन रहा है, जब दिख रहा था कि आलीशान लाखों की कारों में ये घूम रहे हैं, तब जांच एजेंसियों की नजरें आखिर टेढ़ी क्यों नहीं हुई? आखिर किसका संरक्षण इन्हें मिला हुआ था? एआरटीओ के पद पर है, लेकिन आरटीओ जैसे मुख्य पद पर जो है इनसे काम लिया जा रहा था। आखिर क्या वजह थी? क्या फ्रेश आरटीओ की कमी मध्य प्रदेश में रह गई है? ये सवाल भी उठ रहा है। अब तक सस्पेंशन का या फिर निलंबन का आदेश भी नहीं आया है स्पष्ट तौर पे सामने सुमित। तो कब आखिर वो आएगा? क्योंकि इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ गया है। क्या आखिर हो रहा है विभागीय तौर पे? आखिर इसमें कार्रवाई क्यों नहीं पड़ी, या अगर आदेश जारी हो भी गया है तो क्या वो पहुंच नहीं पाया? ये तमाम सवाल भी अब उठ रहे हैं। सोशल मीडिया में भी जमकर इस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि आखिर अब तक सस्पेंशन क्यों नहीं? 2 दिन हो चुके हैं पूरे मामले को उजागर हुए। बिल्कुल 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 वाजिब सवाल खड़ा किया है प्रतीक आपने कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन फिर भी एफआईआर क्यों नहीं होती है, और क्या ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा या रेड डालने में कोई देरी कर दी है? फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रीवा की। रीवा से बड़ी खबर है जहां पर परीक्षा में खुलेआम नकल हुई। एलएलबी की परीक्षा में किताब और मोबाइल देखकर पेपर दे रहे थे परीक्षार्थी। खुलेआम नकल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। टीडी महाविद्यालय का यह वीडियो बताया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें।
ये वीडियो रीवा का है, टीडी महाविद्यालय का ये वीडियो है जहां पर एलएलबी की परीक्षा में खुलेआम धड़ल्ले से नकल जारी है। किताब और मोबाइल से नकल यहां पर चल रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। खुलेआम मोबाइल और किताबों से नकल करते हुए परीक्षा यहां पर दे रहे हैं। तो जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे रीवा से संवाददाता अर्पित पांडे इस समय जुड़ गए हमारे साथ। अर्पित, क्या है पूरा मामला? और एक बार हमने देखा था कि भिंड मुरैना से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब खुलेआम धड़ल्ले से नकल होती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उस पर सवाल के निशान खड़े करता हुआ ये वीडियो। जी बिल्कुल, आपको बता दें रीवा जिले के त्योथा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ये टीडी महाविद्यालय है जहां पर बीते कल अभी एलएलबी की परीक्षा संपन्न हुई है। और एलएलबी की परीक्षा में यहां पर छात्रगण मोबाइल और किताब लेकर साथ में बैठे हुए हैं, देखे जा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देखा जा रहा है कि उसमें किस तरह से छात्र विद्यार्थी जो है वो किताब और मोबाइल को देखकर अपनी कॉपी लिख रहे हैं और उसमें नकल करते देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें स्वयं महाविद्यालय प्रबंधन जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार महाविद्यालय में लगातार नकल होता है और महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रों से पैसे लेकर उन्हें नकल करवाया जा रहा है। उन्हें नकल करवाने की छूट दी जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि भिंड से ही ऐसा मामला सामने आया था और इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से लगातार कई मामले सामने आते रहे हैं। रीवा भी तकरीबन 10 साल पहले नकल का गढ़ हुआ करता था। बाद में जो प्रशासनिक तंत्र है उसने टाइट किया और नकल धीरे धीरे कम हो गई थी। मगर वर्तमान स्थिति जो है तो जो निजी महाविद्यालय है टीडी महाविद्यालय, जहां पर ये नकल की तस्वीरें सामने आई हैं, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये शिक्षा का मंदिर जो है तो बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जो अर्पित, जो वीडियो अभी वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, वीडियो के सामने आने के बाद कोई संज्ञान लिया गया इस मामले में? अभी तक कोई कार्रवाई की बात अगर सामने आई हो तो? जी बिल्कुल, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जो संयुक्त संचालक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने अभी तक वीडियो को स्पष्ट रूप से देखा नहीं है। हाँ, हालांकि फिलहाल कार्रवाई की बात की जा रही है कि अगर वीडियो सामने आता है और इसमें कुछ आपत्तिजनक स्थिति रहेगी तो उस पर कार्रवाई निसंदेह होनी चाहिए। ठीक है अर्पित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इंतजार रहेगा कार्रवाई का कि कार्रवाई अब कब तक होती है। आगे बढ़ते हैं। कोरिया से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही फिर उजागर हुई। टॉर्च जलाकर घायल मरीज का इलाज किया गया। मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। दुर्घटना में घायल का इलाज टॉर्च की रोशनी में हो रहा था। दूसरे अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही फिर उजागर हुई है। टॉर्च जलाकर घायल मरीज का इलाज किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, मोबाइल की टॉर्च से किस तरीके से मोबाइल से जो रोशनी दिखाई जा रही है उससे इलाज हो रहा है घायल मरीज का। यह मामला है कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। दुर्घटना में घायल का इलाज टॉर्च की रोशनी से हुआ और दूसरे अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं फोन पर। युगल, स्वास्थ्य सेवा, लचर स्वास्थ्य सेवा की एक बानगी है। सुमित, जिस तरह से पहले जो स्ट्रेचर में स्वास्थ्य व्यवस्था आती है, साइकिल में स्वास्थ्य व्यवस्था और रिक्शे पे स्वास्थ्य व्यवस्था, अब देख सकते हैं कि ये कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ की ये जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी दशा है। जब एक घायल व्यक्ति वसीम को सड़क दुर्घटना में घायल हुआ तो उसे उपचार के लिए मनेंद्रगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। लेकिन बड़ी दुखद बात यह है कि उस दौरान लाइट तो गुल थे, जनरेटर भी काम कर नहीं रहे थे। इस दौरान स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। लोगों का हुजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया क्योंकि घायल को मदद की आवश्यकता थी और आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले गया गया। लेकिन जहाँ अस्पताल में उसका उपचार होना था
वहां ओटी में लाइट तक नहीं था। लोगों ने अपने मोबाइल के टार्च जला करके इस तरह के वहां पर रोशनी की, उसके बाद उसके जो पैर है उस पर स्टिच लग पाया और चूंकि गंभीर हालत में था तो ये कहा जा सकता है मनेंद्रगढ़ स्वास्थ्य जो विभाग है वो की गंभीर लापरवाही है वो सामने आई है। इस मसले पर जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दुखद पहलू ये भी है कि जो घायल है उसे रेफर किया गया और उसके बाद उसकी जो मौत है वो हो गई। तो ये एक बदहाल जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बदहाल और लचर स्वास्थ्य सिस्टम की ये एक बानगी है। युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर ग्वालियर से, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। जेल में बंद कैदियों की 1 महीने की सजा माफ हुई। जेल में जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा। एमपी की जेलों में बंद हैं 20,000 कैदी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान है। जेल में बंद कैदियों की 1 महीने की सजा को उन्होंने माफ कर दिया है। जन्माष्टमी मनाने के लिए पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा और एमपी की जेलों में आपको बता दें 20,000 कैदी कैद हैं। आज मैंने 1 माह की कैदियों की सजा माफी की घोषणा की है। ग्वालियर में एम्बुलेंस की, डबल स्टोरी बिल्डिंग की, कैंटीन की, ये सारी घोषणाएं आज यहाँ पर कैदियों के लिए की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसलिए उनके चरणों में नमन किया और जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। बिल्कुल, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बातचीत करेंगे। संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जन्माष्टमी का मौका है, हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कारागार में हुआ था और नरोत्तम मिश्रा जब जेल पहुंचे तो सौगात एक कैदियों के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज ग्वालियर केंद्रीय जेल पहुंचे थे, जहां वो जन्माष्टमी मनाने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे। जेल के अंदर कैदियों ने बेहद ही आकर्षक एक जन्माष्टमी का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम को देखने के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भावुक भी हो गए और जेल में कैदियों से उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें कहा भी है कि जेल के अंदर किस तरह के हालात रहते हैं, क्या मनोस्थितियाँ रहती है कैदियों की, ये वे भली भांति जानते हैं। कई बार आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल में भी यात्राएं की है, तो इस तरह का उद्बोधन जब कैदियों को दिया, साथ ही उन्होंने कैदियों को एक सौगात भी दी है। आज के दिन के जो कैदी बंद है उनकी 1 महीने की जो सज़ा है वो कम कर दी जाएगी। 1 महीने की सज़ा माफ़ी यानी 30 दिन की जो सज़ा माफ़ी होती है, ये भी एक बहुत बड़ी सौगात होती है। जो लोग जेलों के अंदर बंद है, बरसों तक जेलों में बंद रहने के बाद जिनको आस रहती है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सौगात है कैदियों के लिए। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा कैदी जो है जेलों में बंद है। तो कहीं ना कहीं इस सौगात के बाद जो है कैदियों के लिए आज जन्माष्टमी के मौके पर एक तोहफा भी मिला है गृह मंत्री की तरफ से। साथ ही उन्होंने जेल में एम्बुलेंस सहित अन्य जो सुविधाएँ हैं उन सुविधाओं के लिए भी आज घोषणा की है। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य जेलों के लिए भी जल्द ही उन्होंने नई और सौगातें देने की बात ग्वालियर में कही है। तो एक अच्छा दौरा रहा है, जेल के अंदर कैदियों से रूबरू भी हुए। उसके अलावा कैदियों की कला को भी उन्होंने देखा कि कैदियों ने किस तरह से झांकियाँ सजाई। इसके अलावा जो नाटक का मंचन किया था, साथ ही भजन प्रस्तुत किए, तो कैदियों की कला भी सामने आई है। तो इसी बात को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों को सौगात दी है ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सके। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।